हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। तो अभी 4 दिन पहले ही मैं जापान आया हूँ और मेरा यहाँ पे 5 इयर्स का वर्क वीज़ा है। और आज की डेट है 27 मई 2022। तो 2022 में अभी जब कुछ महीनों पहले जापान ने अपनी बॉर्डर रीओपन करी है फॉरेन नेशनल्स को भी एंट्री देने के लिए, तो उसमें मेरा वर्क वीज़ा का जो भी प्रोसेस रहा है वो मैं शेयर करूँगा। और जो भी ट्रैवल के पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो भी बता दूंगा। ये वीडियो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि अगर 1-2 महीने बाद कोई मुझसे पूछे कि ये सारा प्रोसेस क्या था, तो तब तक मुझे ये सब याद नहीं रहने वाला है। आगे बताने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो जिनको जॉब जापान आने से पहले ही जॉब मिल गई है। अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू जॉब लगी है, या आपके फ्रेंड ने या फिर आपके रिलेटिव या जो भी आपका जापान में रहता है पहचान वाला, उन्होंने जॉब लगवा दी, या फिर आपने ऑनलाइन मोड में जॉब ढूंढ लिया, उन केसेस में आप वीडियो पूरा देखिए। बट इफ़ यू आर समवन जो जापान आके जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं शायद किसी फ्यूचर वीडियो में कवर करूँ। तो जापान के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी आपको दे देगी और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है डॉक्यूमेंट्स, उनमें आता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ERFS फॉर्म और डिक्लेरेशन। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनके लिए आपको कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी आपसे डिटेल्स लेगी, आपके बिहाफ पे जापान के इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई करेगी, डॉक्यूमेंट्स बनवा लेगी और आपको भेज देगी। जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो ओरिजिनल घर आता है, और जो ERFS फॉर्म है और जो डिक्लेरेशन है वो मेरी कंपनी ने मुझे मेल किया था। तो यही 3 डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारी तरफ से, वो है पासपोर्ट और एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि मैंने एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए। और एक कवर लेटर लगता है जो कि बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है कि हम वर्क वीज़ा, जो जैसा एक फॉर्मल लेटर होता है उसी की तरह लिखना पड़ता है। या तो वर्ड में लिख दीजिए कि रिक्वेस्ट फॉर वर्किंग वीज़ा, या फिर आप हाथ से लिख के चल जाता है। तो यही 6 डॉक्यूमेंट्स मुझे मांगे गए थे। तो एक्चुअली अगर आपको पता करना है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए, तो जब आप एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो में हर एक कंसलेट या एम्बेसी का क्वेरीज़ के लिए एक मेल एड्रेस लिखा होता है। आप वहाँ पे क्वेरी डालिए कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लगेंगे, वो आपको बता देंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता है, या तो एम्बेसी में या फिर कंसलेट में। एम्बेसी ऑफ जापान दिल्ली में है और कंसलेट्स है कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई में। मेरे घर के पास वाला मुंबई का कंसलेट था, तो मैं वहाँ गया था। और वहाँ जाने से पहले आपको उनको एक मेल लिखना पड़ता है जिसमें आप एक अपॉइंटमेंट डेट मांगते हो उनसे। तो रिप्लाई मेल में वो अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे वो आपको भेज देंगे। जिस दिन आप एम्बेसी या कंसलेट जाते हो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, तो सिर्फ एक 10 मिनट्स का प्रोसेस होता है। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। पहले आपको बोला जाता है कि आपका सारा सामान बाहर रखो और एक सिक्योरिटी चेक होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर भेजेंगे। अंदर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और एक स्लिप बनाएंगे जिस पे यूनिक नंबर लिखा होगा। और 4 दिन बाद, 4 डेज़ का स्टैंडर्ड वर्क 4 वर्किंग डेज़ का स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। फर्स्ट डे आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, सबमिट करते हो, और फोर्थ डे आपको आना पड़ता है आपका वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। आप आ सकते हो या फिर आप आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो। और फोर्थ डे जब आप आओगे तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन और जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग की एक फ़ी देनी पड़ती है। मेरे केस में 550 रुपये देनी पड़ी थी, शायद वही फ़ीस आपको भी देनी पड़े। तो ये फ़ीस आपको फोर्थ डे को देनी पड़ती है।
तो बस इतना ही होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 मिनट का ही प्रोसेस होता है वहाँ पे। उतने के लिए आपको आना पड़ता है। तो एक बार जब आपका वीज़ा बन गया तो वीज़ा आपके पासपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। इसमें मैं गुंडा दिख रहा हूँ। और फिर आप या तो फिर वीज़ा बनने के बाद खुद आपकी एयर टिकट बुक करेंगे या फिर आपकी कंपनी आपके लिए बुक कर देगी। तो डिपार्चर का जो डेट रहेगा उस दिन से पहले, मतलब डिपार्चर से पहले आपको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है। सबसे पहले तो आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा। जो RT-PCR टेस्ट आपको करवाना है वो नेज़ल स्वैब और थ्रोट स्वैब वाला, वही वाला करवाना है। और उसका टेस्ट रिजल्ट्स विद इन 72 आवर्स पहले ले लेना है। तो उसका ऐसा है कि अगर संडे मॉर्निंग 8 o'clock का आपका फ़्लाइट है तो थर्सडे मॉर्निंग 8 o'clock के बाद ही आपको आपका सैंपल देने जाना है और RT-PCR टेस्ट का रिज़ल्ट लेना है। और टेस्ट का रिज़ल्ट चाहिए ऐसे फिज़िकल फॉर्म में, फ़ोन में नहीं। तो बिकॉज़ क्या है कि इसके साथ साथ एक मोफा फॉर्म भी भरवा लेना होता है आपको एक MBBS डॉक्टर के थ्रू, और उस डॉक्टर की सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए होता है इस पर। तो जहाँ से मैं जिस लैब से मैंने टेस्ट करवाया था उन्होंने मुझे फॉर्म भी फिल करके दे दिया था। तो ये चीज़ हो गई RT-PCR के बारे में। और दूसरा है इनका MySOS ऐप करके आता है, ये इनका गवर्नमेंट का ही ऐप है और इसके थ्रू आपका कोविड स्टेटस चेक करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का आइकॉन आएगा और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। 4-5 फॉर्म्स खुलेंगे, सबको फिल करना है उन फॉर्म्स को। और एक बार आप वो फॉर्म्स फिल कर देते हैं फिर वो यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस आके चेक होते हैं फॉर्म्स, और वो फॉर्म्स अप्रूव हो जाने के बाद जितना भी ये रेड पोर्शन दिख रहा है ना ये ग्रीन हो जाता है। तो आ, मैं और मेरे दोस्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठ के ये फॉर्म्स भर रहे थे तो उनका कुछ आधे घंटे में ही ये रेड का ग्रीन हो गया था। तो और मेरा नहीं हुआ था। तो बट जापान ऐसा होता है कि जापान में आओगे आप किसी भी एयरपोर्ट पे तो वो आपको बोलेंगे कि MySOS ऐप दिखाइए, और MySOS ऐप पे ये ग्रीन है कि नहीं वो देखेंगे। और फिर एक QR कोड जनरेट हो जाता है ग्रीन हो जाने के बाद, और वो स्कैन करते हैं, वो सब चीज़ें होती है। एक बार ये ग्रीन हो जाए तो प्रोसेस बहुत सिंपल है क्योंकि ज़्यादातर अप्रूवल आपका हो चुका है। अगर आप ऐप इंस्टॉल नहीं करते और ये ग्रीन नहीं होता है तो वो लोग वेट करवाते हैं एयरपोर्ट पे और फिर कुछ प्रोसीजर्स होती है, फिर टाइम बहुत लगता है। तो बेटर कि आप डिपार्चर से पहले ये चीज़ इंश्योर कर ले। तो यही दो चीज़ें हैं डिपार्चर से पहले, और तो कुछ नहीं। फिर आप जब जापान में किसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट सलाइवा टेस्ट होता है यहाँ आके, और फिर टेस्ट का रिज़ल्ट कुछ 20-30 मिनट में आ जाएगा और उतना टाइम वेट करना होता है। और फिर आगे आप जाते हो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका रेसिडेंस कार्ड बनवा लेगा, और रेसिडेंस कार्ड के लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उतने लगते नहीं है। वो हाँ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी रख लेते हैं अपने पास और रेसिडेंस कार्ड आपको दे देते हैं। एक बार आपका रेसिडेंस कार्ड बन गया इमिग्रेशन सेक्शन में, फिर आप जाओगे अपना बैगेज कलेक्ट करोगे, और कस्टम्स में एक फॉर्म फिलअप करना होता है कि आप कुछ इलीगल चीज़ें लेके नहीं आए हो जापान में, और फिर उतना साइन कर दिया फिर आप निकल सकते हो एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से निकल के सीधा जाना होता है अपने क्वारंटीन लोकेशन पे, और वहाँ पे 7 डेज़ का स्ट्रिक्ट क्वारंटीन फॉलो करना होता है। एक बार क्वारंटीन ख़त्म तो फिर आप घूमो आराम से। तो फ्रेंड्स थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपको कुछ फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।